So is this your car? Yeah, this is my car. So what do you do to afford this car? मैं पिज्जा बेचता हूँ, इंडिया का बेस्ट पिज्जा। सर पिज्जा बेचते हैं? Yeah, pizza पिज्जा बेचते बेच के 4-4 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं सर। Yeah. सर क्या करते हैं exactly to afford this car? I'm the managing director of Lapinos Pizza. ला पिनोस के फाउंडर हैं सर आप? Yeah. सर आज बिजनेस का स्केल क्या है? बिजनेस का स्केल वी आर टचिंग 800 स्टोर्स और हम 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिज्ज़ा खिला चुके हैं इंडिया में। 10 करोड़ से ज़्यादा। सर आज बिजनेस का क्या वैल्यूएशन क्या होगा? बिजनेस की वैल्यूएशन क्लोज टू 6,000 to 7,000 करोड़ के बीच में चल रही है अभी। 6,000 करोड़ का बिजनेस आपने बनाया। Right. सर जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मैंने 2011 में शुरू किया था। So I started from my sector 9 चंडीगढ़ आउटलेट। That was a takeaway outlet, very small चंडीगढ़ outlet. से शुरुआत की आपने? चंडीगढ़ का ब्रांड है ये। तो क्या हमेशा से लाइफ में क्या बावर्ची रहे हैं आप? कुक रहे थे क्या? इतना बड़ा पिज्जा ब्रांड बनाना? I was a technical guy. I was working with HCL. HCL से फिलिपिनोस तक as पहुंचे a आप? global business specialist. कैसे सर? एक जो HCL में नौकरी करने वाले आज बहुत लोग सोचते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आपने ऐसा अलग क्या समझा अबाउट दिस इंडस्ट्री कि आप स्टार्ट कर पाए? बेसिकली मैंने कस्टमर सेंटिमेंट्स पे वर्क किया। कस्टमर सेंटिमेंट्स के साथ साथ कस्टमर क्वालिटी और उनको क्या चाहिए उस चीज़ पे वर्क किया। ये कैसे आप जान पाए कस्टमर को क्या चाहिए? क्योंकि मैं खुद एक कस्टमर हूँ, तो मुझे जो बेस्ट लगता था वही मैंने अपने कस्टमर्स को सर्व किया। तो कुकिंग वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय लाइफ। पिज्जा का टेस्ट आपको कैसे क्रैक किया आपने कि पूरे देश में एक ही तरह का पिज्जा है? सो बेसिकली जब पिज्ज़ा इंडिया आया था 95 के आसपास सेल स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे बहुत ही इंग्लिश टेस्ट था। सो मैंने पिज्ज़ा में इंडियन फ्लेवर्स ऐड किए, लाइक चिकन टिक्का, बारबेक्यू चिकन, मटन कीमा, ये सही नॉन वेज टॉपिंग थी। और वेजिटेरियन में चीज़ी 7 जो इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट्स पिज्जा है, और पनीर टिक्का बटर मसाला पिज्ज़ा। तो ये सारा टेस्ट इंडिया के पैलेट की बहुत क्लोज है। सो कस्टमर से बहुत प्यार मिला। जब आपने एक 120 स्क्वायर फीट की दुकान से चालू किया, आज 8,000 करोड़ की कंपनी आप बना ले गए, क्या फीलिंग क्या होती है? बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि हर चीज़ दिल से करी है और दिन हो या रात हो पूरा टाइम अपने बिजनेस पे लगाया है। सर आज इतने बड़े बिजनेस चलाते हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस से बिलीव करते हैं? अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस को देख रहा होता तो आज मेरे घर पे 20 करोड़ की गाड़ियां ना होती और मैं इतना एम्पायर न चला रहा होता। सर अगर आज आप दोबारा 18 साल के होते, जेब में 50,000 रुपए होते, आप क्या धंधा बनाते? मैं 4 कार्ट्स लगाता पिज्ज़ा की और मैं रोड साइड लगाता, क्योंकि इंडिया में दाल रोटी के बाद पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आज भी मैं पिज्ज़ा ही बेचता। आपको इतना बड़ा बिजनेस बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज आज तक क्या आया है? सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक जितनी देर आप बिजनेस करते हैं वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको डेली लाइफ में अपने जितने बिजनेस के चैलेंजेस उसको मीट करके आगे ग्रो करना है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू मूव ऑन। कभी जो गिव अप नहीं करना। जहाँ पे आपने गिव अप किया वहाँ पे आपका बिजनेस खत्म। सर आज 8,000 करोड़ की कंपनी आप चलाते हैं, आज भी क्यों काम कर रहे हैं? क्या मोटिवेट करता है आपको काम करने के लिए? आज मेरे 800 स्टोर्स हैं जी। एवरी डे मॉर्निंग आई हैव अ जिद। एक जिद कहते हैं ना, जिद जी, वो जिद है कि मुझे अपने 800 स्टोर 8,000 तक पहुंचाने हैं। तो यही मुझे मोटिवेट करता है एवरी डे जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। 800 से 8,000 स्टोर करना है? यस, डेफिनेटली। क्या आपको लगता है कि लापिनोस क्यों जीतेगा? लापिनोस की जो सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी सबको पता है और लापिनोस की क्वालिटी और सर्विस सबको पता है। तो आज हम 800 तक पहुंचे हैं, तो 8,000 की जर्नी भी हम डेफिनेटली पूरी करेंगे। यही जिद है और यही हमारा मोटिव है और यही हमारा टारगेट है। सर मान लेते हैं मैं 18 साल का हूँ, मेरे को नेक्स्ट लापिनोस बनाना है, नेक्स्ट पिज्जा चेन बनाना है, मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको एक आउटलेट पे सारे फंडामेंटल्स और सिस्टम सेट करके फिर आपको दूसरे पे टेस्ट करना है। जब आप दूसरे पे कैसे खोलते हैं सर? पहला आउटलेट खोलने के लिए आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको पहले इंटीरियर्स की नॉलेज, इक्विपमेंट्स की नॉलेज और उससे ज़्यादा फूड की नॉलेज चाहिए। फूड की नॉलेज क्या होती है सर? फूड में बेसिकली सबसे पहले तो आपको टेस्ट, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये सारे फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस सेंसिटिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे विद राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेल करेंगे, वही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन सकता है इंडिया में। तो सर मान लीजिए मेरे को पिज्जा 100 रुपये में बेचना चाहिए, 150 में बेचना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे डिसाइड हो सकता है? सबसे पहले तो आपको आपकी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट और आपकी रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैथ्स आपके सेलिंग प्राइस के साथ सूट करता है तो तभी आप 150 या 100 का बेच सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या समस्या क्या आई थी पहली आउटलेट शुरू करने में? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, एवरी डे वाज अ न्यू प्रॉब्लम फॉर मी। सो हर दिन मैं कम से कम 5 से 10 प्रॉब्लम, सबसे जिसमें दिमाग बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब हुआ आपका। जितने कस्टमर्स आते हैं उनकी डिफरेंट नीड, डिफरेंट आस्क, डिफरेंट माइंडसेट है। उन सबको मैंने अपने माइंड में, अपने इकोसिस्टम में अडेप्ट किया। उसके हिसाब से मैंने उनको प्रोडक्ट सर्व किया। अगर मैं वो चीज़ कर पाया उस टाइम पे, तभी आज मुझे राइट सक्सेस मिल पाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी से, कस्टमर इज योर किंग। अगर कस्टमर को आप किंग मानते हैं तभी आप उसको राइट सर्व कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो सर आपने मान लिया कोई पिज्जा खिलाया, कस्टमर ने कहा बहुत घटिया टेस्ट है इसका, तो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मैं उसकी फीडबैक को डेफिनेटली स्ट्रांगली एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है कि उसका टेस्ट या उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और लेवल की हो। मैं उस केस में उसको दोबारा सर्व करना पसंद करूंगा, मे बी थर्ड टाइम फिर से सर्व करना पसंद करूंगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है वो 2 या 3 ट्राइज में उसको समझ, और मुझे भी समझ आएगा कि कस्टमर क्या मांग रहा है। हो सकता है कि उसकी फीडबैक मेरे इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस ला पाए। तो आई एम ओपन फॉर दैट फीडबैक राइट नाउ एज वेल आफ्टर 15 years।
अच्छा सर, एज द ओनर ऑफ 8,000 करोड़ ब्रांड, आपको स्विगी और जोमेटो का कितना बड़ा रोल लगता है अपनी जगह? सी स्विगी जोमेटो इज़ अ वेरी गुड पार्टनर। जी। हमारे इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट 50% स्विगी जोमेटो है। 50% धंधा आप स्विगी जोमेटो पे करते हैं? येस डेफिनेटली, बट हैविंग सेड सो मैं बैलेंस 50% डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो आज के जो लोग इकोसिस्टम आपके में स्टोर में आते हैं? यस, मेरे स्टोर में जो कस्टमर है सारे मेरे कस्टमर्स हैं। मैम प्लीज़ सर, आप कितने, जब कस्टमर आपके पास इतना, जो एक नया स्टोर शुरू कर रहा है, अगर मैं नया पिज्ज़ा आउटलेट शुरू कर रहा हूँ तो मुझे स्विगी जोमेटो इतना कमीशन ले लेते हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? न्यू ब्रांड बेसिकली अगर आप स्विगी जोमेटो पे जाता है और वो अपनी डायरेक्ट ऑडियंस को नहीं देखता, जी। नहीं केटर करते या नहीं क्रिएट कर पाता, स्ट्रांगली उसके लिए सर्वाइवल पॉइंट मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम पे अगर आपने QSR ब्रांड बनाना है, सबसे पहले तो आपको अपने रेंटल्स कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। आपका प्राइस पॉइंट और आपको कस्टमर को डायरेक्ट अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके इकोसिस्टम में डायरेक्ट कस्टमर नहीं है आपका, तो स्विगी जोमेटो पे आपकी जो डिपेंडेंसी हमेशा रहने वाली है। अच्छा सर, आज अगर किसी को लापिनोज की फ्रेंचाइजी खोलनी होती है तो कैसे स्टार्ट करता? पहले आप कुछ कहेंगे? श्योर, हम करेंगे कुछ भी सर, एनीथिंग। आइए देखिए। सर कैसे स्टार्ट करेगा कोई भी लापिनोज? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लापिनोज का फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी राइट्स मिलते हैं। सो जो भी आज लापिनोज फ्रेंचाइजी, राइट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आप किसी भी लोकेशन पे कोई आउटलेट खोलते हैं या फाइनलाइज करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम एक ही आउटलेट के लिए सिर्फ एक बार ही फ्रेंचाइजी फीस देनी है। सो आइडली ये आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं रह गया, ये आपका अपना बिजनेस बन गया है। डोमिनोज या किसी की फ्रेंचाइज वो लेता है तो उसमें क्या हर साल देनी होती है फीस? उसमें बेसिकली 5 ईयर या 7 ईयर या 9 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके बाद वो फिर से जो रिन्यू होता है, तो इसमें कंपनी की मर्जी है वो आपको दोबारा देना चाहता है नहीं देना चाहता। लापिनोज के केस में अगर आप लापिनोज फ्रेंचाइजी लेते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए एक बार ही फ्रेंचाइजी फीस देनी है। सो आपको लाइफ टाइम राइट्स मिल रहे हैं। सो आइडली आप आज अगर बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपने 10 साल लगाए, आप चाहते हैं आपका ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड करना है, तो आप उसको विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं कि आपको 5 साल या 9 साल के फिर से फ्रेंचाइजी फीस देनी है या तो कुछ जो रिन्यूअल फीस देनी है, कुछ नहीं देना। अच्छा जी। तो इट इज़ योर बिजनेस, इट इज़ नॉट अ फ्रेंचाइजी बिजनेस एनीमोर। सर फ्रेंचाइजी चलाने के कितने तरीके होते हैं? फ्रेंचाइजी रन करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। हम जो फॉलो करते हैं वो है फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, FOFO मॉडल। दूसरा होता है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें कंपनी ही आउटलेट को ओन करती है और कंपनी उसको रन करती है। तीसरा होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें फ्रेंचाइजी पैसा लगाता है और कंपनी उसके बिहाफ पे रन करती है और उसको छोटी अमाउंट देती है। अच्छा जी। तो हमारे इकोसिस्टम में मैक्सिमम मार्जिन फ्रेंचाइजी खुद काम करके खुद अपने घर लेके जाता है। अच्छा जी। और कंपनी को बहुत छोटा हिस्सा देना पड़ता है, विच इज 2% रॉयल्टी, अच्छा। विच इज लीस्ट इन द इंडस्ट्री। रॉयल्टी क्या होता है सर? जो भी आपकी सेल्स होती हैं उसके ऊपर आप कंपनी को 2% रॉयल्टी देते हैं और 2% स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी को जाता है। सो हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ 4% रॉयल्टी है और इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 2 रुपए मैं आपको दूंगा। आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 4 रुपये कंपनी के इकोसिस्टम में देते हैं, बाकी 96 रुपीज़ आपके हाथ में जाते हैं। अच्छा। जिसके अंदर आपको एवरेज 15 से 20% आपको लास्ट में बचता है सारे खर्चे निकाल के। अच्छा सर, पूरे पिज्जा इंडस्ट्री में, पिज्जा बिजनेस में, छोटी दुकानें या लापिनोज जैसा, सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर क्या रहता है? सबसे बड़ा फूड इंडस्ट्री में फेल होने के 2 रीज़न है। सबसे पहले तो आपको गुड क्वालिटी थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंटली मैच करने की जरूरत है। गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी, नॉट गुड क्वालिटी। और दूसरा आपको सर्विस, राइट मार्केटिंग एक साथ लेके चलनी पड़ेगी ताकि आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में सारे कंपटीशन को कम्पीट कर पाए फॉर एवर। सर मान लेते हैं मैं 20 साल का भारतीय हूँ, मुझे एक पिज्जा आउटलेट खोलना है और मेरी जेब में 50,000 रुपये हैं, तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा अगर मुझे लापिनोज जैसा कुछ खोलना है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 50,000 आज के टाइम में बहुत छोटी वैल्यू है। बट हैविंग सेड सो, अगर आप पिज़्ज़ा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो पैसे को उसकी अमाउंट के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी रिटर्न के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सो अगर मैं 50,000 में बिजनेस प्लान करता तो मैं 2 से 3 कार्ट्स प्लान करता, छोटी कार्ट्स जो कि प्राइम लोकेशन में मैं इसको प्लेस करता। तो आपको फूड की लोकेशन, फूड की मार्केट पहले ट्रैक करनी पड़ेगी और वहाँ पे अपनी कार्ट लगानी है और उसमें आप अपना बेस्ट पिज्ज़ा सर्व करें, वहीं से आपका कस्टमर क्रिएट होने शुरू होता है। कस्टमर क्रिएशन भी बहुत बड़ी जर्नी है। ब्रांड कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता या पैसे से नहीं बनता। ब्रांड बनता है, पैसे से नहीं बनता, नहीं बनता ब्रांड पैसे से। ब्रांड बनता है टाइम के साथ, ब्रांड बनता है कंसिस्टेंसी के साथ, ब्रांड बनता है कस्टमर जोड़ने के बाद। अगर आप ये 3 फंडामेंटल को माइंड में बिठाएंगे तब आपका ब्रांड बनता है। ब्रांड कभी भी ओवरनाइट नहीं बनने वाला और पैसे से नहीं बन सकता। अच्छा सर, एक बिजनेस के सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या रहता है? एक तो है आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी परसिस्टेंस, ये आपके बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो करेगी। और उससे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके रिलेशंस।
अच्छा जी। रिलेशंस आपकी टीम के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, आपके ट्रेडर्स के साथ और आपके कस्टमर्स के साथ। तो अगर आप ये रिलेशन फंडामेंटल फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने बिजनेस इकोसिस्टम में, आप कभी भी फेल नहीं होंगे लाइफ में। पैसे के साथ आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई है? सो आई भी मेरा पर्सनली अपना बताऊँ तो मेरी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है जी। लाइफस्टाइल डेफिनेटली अच्छा मेंटेन किया, दैट टू विद लाफिंग व्हाट आई हैव गॉट इन माय लाइफ। थैंक यू सर, वी हैव टू गो, वी आर सर बस अच्छा एक सवाल, व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ मनी एडवाइस समवन एवर गिव टू यू? बी कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप, कीप राइजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।